हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड। ट्रांसलेशन क्या प्रोसेस है जिसके अंदर कि हम एक पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन करते हैं अलग अलग अमीनो एसिड्स का यूज करके। अब वो जो ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एमआरएनए। तो एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड के अंदर कौन से अमीनो एसिड रहेंगे, उनका पर्टिकुलर ऑर्डर क्या रहेगा और उन कौन सी सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, वो सब आपका डिसाइड करता है एमआरएनए। यानी एमआरएनए का यूज करके ही जो हमने पॉलीपेप्टाइड बनाया है, तो उस एमआरएनए का सीक्वेंस ही डिसाइड करेगा कि उस पॉलीपेप्टाइड के अंदर कौन से अमीनो एसिड रहेंगे और उन अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस रहेगा। तो इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं जेनेटिक कोड के बेसिस के ऊपर। तो उसमें हमने बताया था कि हर एक जो 3 नाइट्रोजनस बेस है वो मिल करके एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। तो जो 3 नाइट्रोजनस बेस हैं वो उनकी कॉम्बिनेशन क्या रहेगी, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो उसी तरह से अलग अलग अमीनो एसिड के लिए वो कोड करते हैं। द अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंट बाय बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक होता है। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है दो अमीनो एसिड्स के बीच में, या जब हम पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस के लिए अपने को चाहिए एनर्जी। Therefore, in the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP. This is very important. ये आपका ट्रांसलेशन का पहला स्टेप है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम अमीनो एसिड्स को ATP के साथ लिंक कर रहे हैं। एंड लिंक्ड, ये जो प्रोसेस है इसको हम कह देते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। इसके अंदर क्या हो रहा है, हम एक एंजाइम की मदद से अमीनो एसिड को ATP के साथ लिंक करते हैं और AMP अमीनो एसिड और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, जब एक्टिवेट हो चुका है अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड के साथ AMP और जो एंजाइम है वो लिंक हो चुका है, उसके बाद क्या होता है, इसको हम अटैच करवाते हैं तब पर्टिकुलर tRNA के साथ। यानी कि tRNA के साथ सिंपल अमीनो एसिड अटैच नहीं होता है। tRNA के साथ अमीनो एसिड तभी अटैच होगा जब वो एक्टिवेटेड हो चुका है, यानी उसके साथ ATP लग चुका है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, यानी कि एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को tRNA के साथ अटैच करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA, या इसको हम कहते हैं अमीनो असाइलेशन ऑफ tRNA। तो ये आपके 2 स्टेप हो चुके हैं। पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, दूसरा स्टेप है चार्जिंग ऑफ tRNA और अमीनो असाइलेशन ऑफ tRNA। If two such charged tRNAs are brought close enough, the formation of peptide bond between them would favored energetically। यानी कि अगर ऐसे 2 चार्ज tRNA को पास में लेकर आएँ तो उनके पास जो अमीनो एसिड अटैच है उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बहुत ज़्यादा चांस हैं। द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वुड एनहांस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। यदि इस केस में अगर कोई कैटलिस्ट का यूज किया जाए तो उससे क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की जो स्पीड है, जो रेट है, वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आगे हम देखेंगे राइबोसोम्स के बारे में। देखिए, द सेलुलर फैक्ट्रीज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स इज राइबोसोम्स। राइबोसोम को हम कह सकते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। यानी प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जो सेल के अंदर जब प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, उसके अंदर मेन रोल जो प्ले कर रहा है वो राइबोसोम है। देखिए राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम किससे बने होते हैं, तो राइबोसोम के अंदर RNA होते हैं और 80 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। ये अपने इनएक्टिव स्टेट के अंदर 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक लार्जर सबयूनिट की फॉर्म में और एक स्मॉलर सबयूनिट की फॉर्म में। ये बात याद रखनी है कि लार्जर और स्मॉलर सबयूनिट एक दूसरे से अलग ही रहती हैं, डिसोसिएटेड ही रहती हैं। लेकिन जब प्रोटीन फॉर्मेशन होती है उसी टाइम ये लार्ज और स्मॉल सबयूनिट पास में आते हैं और एसोसिएट होते हैं। देखिए, when small subunit encounters an mRNA, the process of translation of mRNA into protein begins। तो जो ट्रांसलेशन का पहला ही स्टेप है उसमें क्या होगा, जो राइबोसोम की स्मॉलर सबयूनिट है वो mRNA को रिकॉग्नाइज करती है। जब भी mRNA को एनकाउंटर करती है तो उसके बाद क्या होगा, जो आगे के स्टेप होंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, राइबोसोम्स की जो स्मॉलर सबयूनिट है वो mRNA को एनकाउंटर करती है और उसके बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करती है। देखिए, there are 2 sites in the large subunit for subsequent amino acid to bind to and thus be close enough to each other for formation of peptide bond। ये क्या कह रहा है कि जो लार्जर सबयूनिट है इसके अंदर 2 साइट्स होती हैं ताकि जो अमीनो एसिड आए और जो tRNA आए जिसके साथ कि अमीनो एसिड अटैच है वो आसानी से एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड बना सके। देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर एक्चुअल में 3 साइट्स होती हैं। ये आपकी जो पहली साइट है इसको हम कहते हैं A साइट, ये जो बीच वाली साइट है इसको हम कहते हैं P साइट, और जो लास्ट वाली साइट है इसको हम कहते हैं E साइट। देखिए, तो ये आपकी 3 साइट हो सकती हैं। E साइट यहाँ पर दिखाई गई है, देखिए एनसीईआरटी में, ये हो गया आपकी E साइट, ये होगी P साइट और ये है आपकी A साइट। A साइट को हम कहते हैं एक्सेप्टर साइट, जो P साइट है इसको हम कहते हैं पेप्टिडल साइट, या इसको यहाँ पे क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जो E साइट है, E साइट को हम कहते हैं एग्जिट साइट।
तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपका ए साइट है यानी एक्सेप्टर साइट है, वहाँ पर क्या होता है, जो आपका एक्टिवेटेड टीआरएनए है या हम कहेंगे चार्ज टीआरएनए है जिसके पास की स्पेसिफिक अमीनो एसिड अटैच है, वो यहाँ पर आता है। जैसे कि ये टीआरएनए आ चुका है जिसके साथ कि वैलिन अटैच है। अब क्या होगा, राइबोसोम ये जो आपकी पी साइट है, पी साइट के ऊपर क्या होगा, जो भी आपका टीआरएनए प्रेजेंट है जिसके पास की पर्टिकुलर अमीनो एसिड है, और आपको पता है टीआरएनए के पास हमने जब स्ट्रक्चर देखा था तो एक एंटी कोडोन लूप होती है। तो वो जो एंटी कोडोन लूप है वो क्या करेगी, वो जो एमआरएनए है, एमआरएनए के 3 कोडोन है उसको रीड करती है। तो एंटी कोडोन और कोडोन जो एमआरएनए है उसके बीच में कुछ एक टाइम के लिए बॉन्ड बनता है, और उसी टाइम पे क्या होता है, जो टीआरएनए के ऊपर जो अमीनो एसिड है वहाँ से ये बॉन्ड तो ब्रेक हो जाता है, और ये जो अमीनो एसिड का बॉन्ड बन जाता है आपके पेप्टाइड बॉन्ड, जो दूसरा अमीनो एसिड इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो ये जो अमीनो एसिड है यहाँ से तो रिमूव हो चुका है, और जो टीआरएनए है अब वो विदाउट अमीनो एसिड है। अब क्या करेगी, जो राइबोसोम है ये 3 नाइट्रोजनस बेस है वो आगे मूव करेगा। तो आगे मूव करेगा तो ये जो टीआरएनए है ये यहाँ पर आ चुका है ई साइट के ऊपर। अब क्योंकि टीआरएनए के पास कोई अमीनो एसिड नहीं है तो ई साइट के थ्रू उसको हमने एग्जिट कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया। अब क्या हुआ, अब ये जो वैलिन वाला है, देखिए दोबारा दिखाते हैं। अब ये जो वैलिन वाला है क्योंकि ये मूव कर चुका है 3 प्लेस, तो ये वैलिन वाला भी यहाँ आ जाएगा। कौन सी साइट के ऊपर, पी साइट के ऊपर। और जो पी साइट के ऊपर ये जो टीआरएनए था एलानिन वाला, अब ये एलानिन तो अटैच हो चुका है और ये जो टीआरएनए है वो ई साइट के थ्रू बाहर निकल चुका है। अब वैलिन वाला पी साइट के ऊपर आया, तो ये पी साइट के ऊपर आ चुका है, तो ये जो चेन है आपके अमीनो एसिड की, अब ये जो वैलिन वाले के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगी और टीआरएनए और वैलिन के बॉन्ड को ब्रेक कर देगी। तो फिर ऐसे ही ये जो टीआरएनए हो जाएगा अलग, वो एग्जिट साइड से बाहर हो जाएगा और एक नया टीआरएनए आगे से आएगा। तो ए साइट के ऊपर क्या आता है, आपका नया टीआरएनए आता है। पी साइट के ऊपर क्या होता है, आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और जो ई साइट है उसके ऊपर आपका एग्जिट होता है जो टीआरएनए। तो ये है आपके सिंपल 3 साइट्स बताई गई हैं आपके लार्जर सब यूनिट के अंदर। The ribosome also act as catalyst 23S rRNA in bacteria is the enzyme ribozyme for the formation of peptide bond। बैक्टीरिया के केस में जो आपका एक 23S rRNA होता है जिसको हम कह देते हैं राइबोजाइम, वो एक्ट करता है आपकी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर कैटलिस्ट के रूप में एक्ट करेगा। देखिए, ए ट्रांसलेशन यूनिट इन mRNA इज द सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज फ्लैंक्ड बाय स्टार्ट कोडोन एंड द स्टॉप कोडोन एंड कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। अब ये क्या बता रहा है, ट्रांसलेशन यूनिट की डेफिनेशन बता रहा है कि भाई कोई ऐसा mRNA का सीक्वेंस जिसके अंदर की स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट है और स्टॉप कोडोन प्रेजेंट है, तो इसके बीच का जो एरिया है इसको हम कह देते हैं ट्रांसलेशन यूनिट। और ये जो बीच का एरिया है ये किसको कोड करेगा, ये कि पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा। तो ये आपका हो गया आपका स्टार्ट कोडोन, ये हो गया आपका स्टॉप कोडोन। इसके बीच का जो एरिया है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन यूनिट। ये इसका 5' एंड है, ये इसका 3' एंड है। तो स्टार्ट कोडोन से 5' की साइड जो खाली स्पेस है इसको हम कह देंगे 5' क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं होगी। और स्टॉप जो स्टार्ट कोडोन है उससे पहले के एरिया के अंदर वो रीजन जहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होगी तो उसको हमने कह दिया अनट्रांसलेटेड रीजन। और ऐसे ही जो 3' की साइड भी है, जो स्टॉप कोडोन के बाद कुछ एरिया है जो कि ट्रांसलेट नहीं होगा, तो उसको हमने कह दिया 3' देखो आगे यही लिखा हुआ है। And mRNA also have some additional sequences that are not translated and are referred as untranslated regions। कुछ एक जो रीजन होते हैं mRNA के अंदर वो ट्रांसलेट नहीं किए जाते हैं, उसको हम कह देते हैं untranslated regions। The UTRs are present both at 5' and 3' end। जो UTRs होते हैं untranslated regions होते हैं, 5' end की साइड भी होते हैं और 3' end की साइड भी होती हैं, बिफोर स्टार्ट कोडोन एंड आफ्टर स्टॉप कोडोन। ठीक है, तो ये आपका है एक ट्रांसलेशन यूनिट। अब देखिए आगे, फॉर इनिशिएशन के लिए क्या होगा, द राइबोसोम बाइंड्स टू द mRNA एट स्टार्ट कोडोन। इनिशिएशन होगा तो क्या करेगा, जो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है वो क्या करेगी, जो स्टार्ट कोडोन है अमीनो एसिड के जो mRNA के सीक्वेंस के अंदर यानी AUG, आपको पता है जो AUG क्या होता है, स्टार्ट कोडोन के रूप में एक्ट करता है। हमने जब जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा था तो फंक्शन जाना था कि AUG एक्ट एज द, इसके 2 फंक्शन होते हैं, इट इज़ एक्ट एज द स्टार्ट कोडोन एंड इट ऑल्सो कोड फॉर द मेथियोनिन। तो जो आपका इनिशिएटर टीआरएनए है, इनिशिएटर टीआरएनए मतलब ऐसा टीआरएनए जिसके पास की मेथियोनिन अटैच है जो अमीनो एसिड होता है, और जिसके एंटी कोडोन लूप के ऊपर जो AUG, इसके एंटी कोडोन क्या हो जाएगा UAC। तो इसके जो एंटी कोडोन के ऊपर UAC प्रेजेंट रहेगा और जो mRNA के ऊपर जो AUG है उसको कोड करके और मेथियोनिन को सबसे पहले अटैच करवाएगा। तो ये है कि आपका इनिशिएटर टीआरएनए। याद रखना है अभी एक बात, इनिशिएटर टीआरएनए जो है वो सिर्फ पी साइट के ऊपर ही एंटर होता है, वो डायरेक्टली पी साइट के ऊपर ही आता है। लेकिन इसके बाद इनिशिएटर टीआरएनए के बाद
जो भी टीआरएनएज आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ए साइट से आएंगे। तो इसको याद रखना है, जो आपका इनिशिएटर टीआरएनए है वो सीधा आपके पी साइट के ऊपर ही आता है। द राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे पहले क्या किया, जब जो इनिशिएटर टीआरएनए आया उसने क्या किया, स्टार्ट कोडोन जो आपका एयूजी को रिकॉग्नाइज किया। अब यहाँ पर रिकॉग्निशन जो इनिशिएशन हो रहा है, यहाँ पर कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स भी होते हैं जो कि यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन और प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन दोनों के केस में ही कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं इनिशिएशन के लिए। उसके बाद क्या होता है, इनिशिएट होने के बाद अब क्या करेगा, आगे से नए टीआरएनएज विद अमीनो एसिड आते जाएंगे और एक अमीनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड बन जाएगी, और वो क्या होगा आपका इलोंगेशन फेज। ड्यूरिंग दिस फेज complex is composed of an amino acid linked to the tRNA sequentially bind to the appropriate codon in the mRNA by forming complementary base pair with the tRNA anticodon। ये यही कह रहा है कि आगे आगे जैसे जैसे अब नए अमीनो एसिड आएंगे टीआरएनए के साथ अटैच हो करके, तो वो क्या करेंगे, जो उनके पास जो एंटीकोडोन लूप होगा वो क्या करेंगे, जो नीचे जो mRNA है उसके साथ कुछ टाइम के लिए बॉन्ड बनाएंगे, और उसी टाइम क्या होगा, जो इनके साथ जो अमीनो एसिड अटैच है वो पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा विद द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। अब क्या करेगा, एक और बात याद रखनी है, राइबोसोम मूव करता है, mRNA मूव नहीं करता। राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडोन टू द कोडोन अलोंग विद द mRNA। एक कोडोन से दूसरे कोडोन के ऊपर राइबोसोम मूव करेगा, मतलब 3 जो नाइट्रोजनस बेस जो है वो एक साइड में एक टाइम में मूव करेगा। जैसे एक यहाँ था, अब अगली बार इस अगले 3 के ऊपर आएगा, तो राइबोसोम मूव करता है mRNA के ऊपर। अमीनो एसिड्स आर एडेड बाय वन ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए। सही बात है कि जो अमीनो एसिड है वो एक के बाद एक ऐड होते जाते हैं, जो कि पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बन जाएगा, और वो कहाँ से आ रहे हैं, तो डीएनए से आ रहे हैं, और डीएनए के बाद कहाँ है, एमआरएनए से आए। एट द एंड ए रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडोन। अब क्या जाएगा, स्टॉप कोडोन आएगा। स्टॉप कोडोन के पास क्या होते हैं, रिलीज फैक्टर होते हैं। जब हमने जेनेटिक कोड पढ़ा था तो उसमें हमने देखा तो 61 जो कोडोन्स है वो क्या करते हैं, अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, लेकिन 3 जो होते हैं वो स्टॉप कोडोन होते हैं। तो तीनों में से एक भी अगर आ गया तो वहाँ पे क्या जाएगा, एक रिलीज फैक्टर रिलीज हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, जो ट्रांसलेशन है वो टर्मिनेशन हो जाएगी, और जो कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन है वो वहाँ से रिलीज हो जाएगी। अब क्या हुआ, ट्रांसलेशन खत्म हो चुकी है। उसके बाद क्या होगा, ये जो सभी चीज़ें हैं, जो mRNA है आपका, जो आपके लार्जर सबयूनिट है, जो आपके स्मॉलर सबयूनिट, सभी क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे एक दूसरे से। जो आपके अलग अलग टीआरएनएज आए थे अमीनो एसिड के साथ एक्टिवेटेड हो गए, सभी साइटोप्लाज्म के अंदर दोबारा से चले जाएंगे। ये क्या हो, और ये जो mRNA इसको हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं सेम प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए। तो जब ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है तब डिसोसिएशन हो जाती है कंप्लीटली।